जैसे महिलाओं की मैंने बात करी, अगर 5 करोड़ महिलाएं अगर बन जाती हैं लखपति दीदी, तो उनके परिवार के भीतर भी खुशी आएगी, बच्चों का जीवन स्तर सुधरेगा, उनका भी जीवन स्तर सुधरेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो देश के लिए जो बजट है, ये भारत का बजट है, बहुत अच्छा है। हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। जैसा कि भारत का बजट पेश किया गया है, देश के प्रधानमंत्री, देश के वित्त मंत्री और संसद में बजट पेश किया गया। ऐसे में जो यहाँ के समाज सेवी हैं, अग्रवाल जी के निवास स्थान पर हम मौजूद हैं। अग्रवाल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और साथ में हमारे वरिष्ठ पत्रकार, जो फिल्म नगरी से लेकर राजनीतिक हो, क्राइम हो, सभी के चहेते हर दिल अजीज पत्रकार कपिल देव खरवार जी हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अगर हमारा कोई सीनियर हमारे साथ में मौजूद होता है तो उस जगह पर हम सवाल या जवाब नहीं करते हैं। तो ऐसे में आज का जो सवाल का बजट को लेकर सवाल का जो काम है, वो हमारे वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार जी, समाज सेवी अग्रवाल जी से करेंगे। जैसा कि हमारे मुकीम भाई, मेरे छोटे भाई, हिंदुस्तान की आवाज़ के प्रधान संपादक, यह पेपर भी, इससे पहले पेपर भी चल रहा था, आज न्यूज़ चैनल भी देख रहे हैं आप लोग। हम 2025-26 का जो देश का बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, उस पर और सारे बहुत कई चैनल पर डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल जी की बातचीत जो हुई है, चैनलों पर आ रहा है। और अकॉर्डिंग टू पब्लिक चॉइस लोग हमसे बात कर रहे हैं कि आपका डिबेट बहुत अच्छा लगा। एक तो मैं नाम लेना ही चाहता हूं ज़रूरी कि सुबह 7 बजे देखा क्लिप, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जगह के समौर बाज़ार से धर्मेंद्र खरवाल ने एक क्लिप देखा और उन्होंने विशेषकर फ़ोन किया कि सर के साथ आपकी बातचीत जो हुई है, कई लोग बैठ के हमने मोबाइल पर अपने पास आस पास पड़ोस के लोगों को साथ बैठ कर साझा किया और दिखाया कि मेरे पापा ऐसे ऐसे व्यक्ति के साथ आज बैठे हैं बजट को लेकर। और अग्रवाल जी के बारे में परिचय भी दिया कि रामलीला के संबंध में जो चेंबूर में 32 सालों से रामलीला आप कर रहे हैं। इस तरह से धर्मेंद्र के अलावा कई लोगों के भी मेरे पास फ़ोन आए। सेन न्यूज़ के लिए लोगों ने देखा तो उसका भी फ़ोन मुंबई से आया कि भाई जो इस समय देश का बजट जो निर्मला जी ने पेश किया है, उस पर डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल जी की बातचीत हमने देखी है। हर्ष महाराज ने फ़ोन पर कहा, जो रामलीला से जुड़े हुए हैं। श्रवण कुमार दुबे आज सुबह सुबह मिल गए चाय पर चेंबूर में, उन्होंने भी कहा कि हमने अग्रवाल जी का डिबेट से न्यूज़ पर देखा। तो इस तरह से आप हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ के दर्शक देख रहे हैं कि मैं समझता हूं कि जो पीछे डिबेट जो हुआ है अग्रवाल जी के साथ, जिस तरह से चैनल पर देखा है लोगों ने, ये भी आप देखिए और आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल जो अर्थशास्त्र में भी जो देश की आर्थिक स्थिति है उसके बारे में भी नज़र है, राजनीति पर भी नज़र रखते हैं, आपकी कई चीज़ों पर महारत हासिल है आपको। मैं ज़्यादा न बोलकर मैं अग्रवाल जी के पास चलता हूं और मैं उनसे पूछ रहा हूं आपको बताने के लिए, आपको जानकारी के लिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस बजट को लेकर। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान की आवाज़ के लिए। कल भी मैंने आपसे कहा था कि ये जो बजट है डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है, और ये हिंदुस्तान का इंडिया बजट नहीं है, ये हिंदुस्तान का भारत बजट, जो कि भारत के संसाधनों के ऊपर आधारित पूरा ये बजट बनाया गया है और सभी वर्गों को उसके भीतर से उन्होंने सम्मान दिया है। लगभग 5 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो उनका प्लान है, ऐसा प्लान तो आज तक कभी सुना नहीं गया, देखा नहीं गया कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को इस आधार पर पहुंचाया जाए। दूसरा, मैंने आपसे बोला था कि ये बजट एक इनकम्प्लीट बजट, आज के जो पेपर्स है, बड़े बड़े जो न्यूज़ पेपर्स हैं, उसके भीतर से निर्मला जी का इंटरव्यू है,
उसके भीतर निर्मला जी ने कहा है कि ये बात ठीक है, अभी हमारा डाइवेस्टमेंट का प्लान है, IDBI बैंक को हमारे को अपने को उसे बेचने का है। ये मार्च के भीतर से वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 80,000 करोड़ रुपए के शेयर हमारे को, ये हमारे जो गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस है उसका हमें बेचना है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स एक्ट है वो इसी महीने में बजट के दूसरे सत्र में लाया जाएगा, जिसकी वजह से जो अलग अलग प्रकार के जो बैंकों के जो मर्जर है वो सारे बैंकों का मर्जर भी किया जाएगा। तो जो चीज़ें कल इनकम्प्लीट थी, आज वो चीज़ें धीरे धीरे निकल करके सामने आ रही है और उसी पैटर्न के ऊपर आ रही है, जिसके भीतर मोदी जी को मैंने अनेक बार अलग अलग प्रकार के सुझाव दिए हैं। आज उसी प्रकार से जो लोगों को लगता था कि शेयर मार्केट गिर गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके भीतर से टैक्स बढ़ा दिया है, अभी आज जो है मालूम पड़ा कि कल साथ से शेयर मार्केट जो गिर गया था वो फिर से ऊपर उछल गया है, आज मार्केट उछल रहा है। तो इसका मतलब ये हैगा कि जो मोदी जी ने जो निर्णय लिया कि हमारे को SCT जो हमारे को डबल किया जाए, उसकी वजह से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। आज 1000 पॉइंट ऊपर है। कल 1900 पॉइंट के नीचे के भीतर से जिन लोगों ने माहौल बनाने की कोशिश की कि हिंदुस्तान का गर्त में चला गया है, आज इन लोगों के सोते उनको मालूम पड़ना चाहिए कि गर्त में गया है, ऊपर जा रहा है। तो इन सब बातों के जो लोगों ने इधर उधर जो लोगों ने घुमाने की कोशिश की है वो सब बातें फेल हो गई है। एक और भी मैंने सजेशन दिया हुआ था कि जितने मतलब ये कि अभी भी आपका 500 लेटर से अधिक हो गया है, जो मैं जान रहा हूँ। उसकी कॉपियाँ भी हैं, उनके बहुत सारे खत के जवाब भी आपको आए हैं। तो ये सिलसिला आपका प्रधानमंत्री के साथ जो पत्राचार है, ये सिलसिला अभी भी जारी है, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। क्या कहेंगे आप? नहीं, थोड़े समय से रुका हुआ है, जैसे मैं बीमार हुआ हूँ जी, तो करीब 1-1.5 साल से तो शायद मैं नहीं लिख पाया, ये तो सब उसके पहले ही मैं लिख चुका हूँ। और एक बड़ी चीज़ जो मैंने बोला था कि जो फर्टिलाइज़र की जो सब्सिडी आप देते हो, अभी आप क्या करते हैं कि फर्टिलाइज़र आप कंपनी को आप सब्सिडी देते हैं, किसानों को सब्सिडी नहीं देते। कंपनी को आप सब्सिडी देते, कंपनी वाले अपने एजेंट अपॉइंट करते हैं, वो एजेंट लोगों के पास तक वो फर्टिलाइज़र पहुंचाते हैं। और कभी वो फर्टिलाइज़र यहाँ पर बिकता है, कभी वो ब्लैक में बिकता है, कभी इसमें से केमिकल बनता है, कभी बांग्लादेश को चुपचाप चला जाता है। इस बार गवर्नमेंट जो पॉलिसी ला रही है वो भी जो फाइनेंस जो फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री है, इस बार उसने आज के ही भीतर उन्होंने बोला है कि अभी हमारे जो पॉलिसी बन रही 2-3 महीने में रेडी हो जाएगी कि ये जो फर्टिलाइज़र की सब्सिडी है हमारे जितने भी किसान भाई हैं डायरेक्ट उनके खाते में जाएगी, वो किसी कंपनी के मार्फत नहीं जाएगी, जिससे ये सब जितना मैनिपुलेशन जो मार्केट के भीतर चलता था वो सारा का सारा फर्टिलाइज़र की वो नहीं रहेगा। दूसरा वो भी इम्प्लीमेंट हो रहा है मेरे लिखे हुए इसका। तीसरा मैंने उससे बोला हुआ था कि जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, अभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो लोग उत्पादन करते हैं कैसे उत्पादन करते हैं, कुछ हमारे को सोलर पावर से आती है, कुछ हमारे को विंड पावर से आती है, कुछ हमारे को पानी से हाइड्रो से आती है, कुछ हमारे को कोयले से आती है। मैंने कई बार लिखा कि ये जो सब्सिडी ये जो पावर जनरेशन है ये हमारे को न्यूक्लियर से आना चाहिए जी। इस बार गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर पावर को भी खोला है, गवर्नमेंट ने उसके भीतर से इन्वाइट किया है। मैं समझता हूँ ये जो आप कह रहे हैं ये आपके पत्र का असर हो रहा है कि जो चेंज हो रहा है इसमें। मैं ये तो नहीं कह सकता, मगर इसके इट हैज़ बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन जी, क्योंकि मेरे जैसे बहुत लोगों ने भी पत्र लिखे होंगे, वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर मेरे पत्र का भी उसके भीतर से कंसीडरेशन असर हुआ है। आपको मानना है असर? ऐसा मुझे लगता है जी। आज जो न्यूक्लियर पावर भी खोल दिया गया है, न्यूक्लियर पावर के लिए हमारे को ज़रूरत पड़ती थी यूरेनियम की और रेयर अर्थ की। मैंने सरकार से उनको बोला था कि जो केरल है, केरल के भीतर से एक जो रहित होती है वो मोनाजाइट कहलाती है। मोनाजाइट जो है उसी में से थोरियम बनता है। जिस तरीके से यूरेनियम से आप न्यूक्लियर पावर बनाते हैं उसी तरीके से थोरियम से भी न्यूक्लियर पावर बनता है। डॉक्टर भाभा ने जब थोरियम पावर के ऊपर बेस जब उन्होंने न्यूक्लियर उसके भीतर से जब उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया तो उसके भीतर से CIA के षड्यंत्र से
डॉक्टर भाभा का उनका क्लैश हो गया, उनका मर्डर कर दिया गया और है नहीं अज्ञात परिस्थितियों में, मगर वही मोना जाए। उसके लिए कोई जांच बैठी थी उस ज़माने में कि जांच नेहरू की सरकार है, कि नेहरू की सरकार थी, उस पर डॉक्टर भाभा के लिए कोई जांच बैठाई गई थी, ऐसा आपको याद है क्या? वो सब लीपा पोती कर दिया गया, क्योंकि उनको डॉक्टर भाभा से तो कोई मतलब नहीं था, अमेरिका के CIA से ज़्यादा मतलब था। आज उसी मोना जाइट से आज जो गवर्नमेंट के रेयर अर्थ पॉलिसी बनी है, उस रेयर अर्थ पॉलिसी में उसी केरल के भीतर से वही मोना जाइट निकाल करके उसी से थोरियम बना रहे हैं और उसी में से न्यूक्लियर प्लांट चलने वाला है जी। दूसरा, मैंने उसको बोला था कि उड़ीसा के भीतर से भी रेयर अर्थ ये सब जो चीज़ें बहुत है, वहाँ भी आपको मिनरल्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ का जो रेयर अर्थ कॉरपोरेशन है गवर्नमेंट का, उसका जो चेयरमैन है वह भी मेरे पहचान के थे। मैंने उससे बोला भाई क्या बात है, बोले साहब उड़ीसा में तो इतना हमारे पास में ये यूरेनियम वगैरह इतनी चीज़ें हैं जिससे कि हम कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट ने कि यूरेनियम कॉरपोरेशन बनाए, उसके भी पास में जो लोग थे, मगर उन सब चीज़ों को कोई तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि अगर मान लीजिए न्यूक्लियर प्लांट अगर बनेगा तो न्यूक्लियर प्लांट बनाने की जो जिम्मेदारी है वो कम लोगों के पास है, अमेरिका के पास है, वेस्टिंग हाउस इसके नाम की संस्था है, अब इसको जापान के हिटेची ने खरीद लिया है। वो संस्था उस प्रकार की क्षमता फ्रांस के पास है, रशिया के पास है। अभी धीरे धीरे वो लोग अपना न्यूक्लियर प्लांट वो लोग एस्टेब्लिश करने के लिए जा रहे हैं। मैंने ये भी सजेशन दिया कि आप जो न्यूक्लियर प्लांट आप बनाते हो, आप 500 वाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट आप मत बनाओ, आप उसको मॉड्यूलर पावर प्लांट आप बनाओ, आप 50 वाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाओ। आज सरकार ने वही अप्रूव किया है कि 50 मेगावाट के हम न्यूक्लियर प्लांट हम बनाएंगे, भले 25 जगह में लगावे, मगर जैसे हर जगह में विकिरण की सुविधा, विकिरण की ये नहीं रहे, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में नहीं रहे, उन चीज़ों को लोग आज इम्प्लीमेंट करें, जिसके सजेशन मैंने दर्जनों साल से मैं दे रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, दर्शक हमारे देख रहे हैं, न्यूक्लियर और यूरेनियम के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने देखा और आपने अग्रवाल जी को सुना भी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हम बजट पर बात कर रहे हैं, तो फिर से हम बजट पर आए, और मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इस बजट का 2025-26 का जो सरकार ने बजट दिया है, देश के उद्योग धंधे पर इसका क्या अच्छा प्रभाव है, क्या बुरा प्रभाव है, किस तरीके से आप देखना चाहते हैं ये इस बजट को, उद्योग के तरीके से, उद्योग पर खासकर उद्योग और व्यापार विभाग पर इसका क्या असर है? उद्योग के हिसाब से ये बहुत प्रभावशाली है। आने वाले समय में जो कल्पना की गई है कि 7.4 के करीब करीब हमारी GDP की दर हमारी रहने वाली है। अभी उसके भीतर भी मेरा ये सजेशन था कि हमने क्या किया है उसके ऊपर आधारित हम GDP बनावे। उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि हम टारगेट फिक्स करें कि हमारे को 9% की GDP हमारे को चाहिए, और इसके बीच में जितने ब्यूरोक्रेटिक बाधाएं हैं वो सारी ब्यूरोक्रेटिक बाधाओं को निकाल दिया जाए, जिस डिपार्टमेंट की, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। तो इस तरीके से जो डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है, जो लोग फाइलों को पकड़ करके, जो लोग सालों तक महीनों तक बैठे रहते हैं, खाली फाइलें घुमाते रहते हैं, पगार खाते रहते हैं, काम कुछ नहीं करते, ऐसे निकम्मे अधिकारियों के खिलाफ में एक्शन लिया जाए। उसका टाइम लिमिट फिक्स की जाए कि 1 महीने के भीतर या जो जैसा काम है उसके भीतर से आपको अपनी रिपोर्ट आपको सबमिट करना है, फाइल को घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जब जितने लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग उस पैसे को खर्चा करेंगे, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। जैसे महिलाओं की मैंने बात करी, अगर 5 करोड़ महिलाएं अगर बन जाती हैं लखपति दीदी, तो उनके परिवार के भीतर भी खुशी आएगी, बच्चों का जीवन स्तर सुधरेगा, उनका भी जीवन स्तर सुधरेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो देश के लिए जो बजट है, ये भारत का बजट है, बहुत अच्छा है। एक सवाल यह भी है वर्तमान में कि सुशिक्षित बेरोज़गारों के लिए कि रोज़गार चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और यह ज़रूरी भी है। तो इस बजट का, इस पर जो नौजवान पीढ़ी के लोग हैं, जो देश के, जो रोज़गार चाहते हैं, व्यापार चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, तो इसमें क्या गुंजाइश है उनके लिए?
देखिए, अभी जो गवर्नमेंट ने स्किलिंग का जो प्रावधान किया है, जो गवर्नमेंट ने अप्रेंटिस के लिए रखा है कि आप किसी भी कंपनी के भीतर से आप जाओ, वहाँ पर अप्रेंटिस के जैसे आप काम करो, गवर्नमेंट उसके भीतर से आपको वजीफ़ा देगी। क्योंकि जब आप वहाँ पर जाएंगे, जिस कंपनी में आप जाएंगे, आप अपने आप को अगर प्रूव कर सकते हैं तो कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट देगी और स्किलिंग करेगी। स्किलिंग करने के लिए भी सरकार ने बहुत सी जगह बनाई। आयुर्वेद में पहली बार आपने जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, उसके 3 ऐसी संस्थाएं खुल रही है जहाँ पर के लोग उसके बारे में लोग विचार करेंगे। मगर पुराने ज़माने का जो लोग अपना खाली सरकारी नौकरी चाहते हैं और वो परफॉर्म नहीं करना चाहते हैं, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मतलब नहीं है, उनको स्किल से मतलब नहीं है, खाली उन्होंने BA कर लिया, BCom कर लिया, सड़कों में नारे लगा लिए, उनके लिए कोई उनके भविष्य में उनका स्थान नहीं रहने वाला है। जी जी। एक और चूँकि सवाल, एक अहम सवाल है, चूँकि ये तो रही देश की बात, आर्थिक स्थिति क्या रहेगी देश की, ये बजट का क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे देश पर। हम बम्बई से बात कर रहे हैं और मेरे संपादक जी हमारे बीच में हैं मुकीम भाई, और मेरे सवाल से वो सहमत ज़रूर होंगे कि हम मुंबई में हैं और मुंबई का महापौर चुने जाने वाला है, उसकी घोषणा होने वाली है। तो क्यों ना मैं आपसे ये जान लूं कि यहाँ मुंबई का महापौर एक बहुत बड़ा पोस्ट है और सैकड़ों नहीं हज़ारों करोड़ की महानगर पालिका है, कई हज़ार करोड़ की महानगर पालिका है जिसको ऐसा बोला जाता है, और है भी कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी इसलिए कही जाती है। तो यह पद जो है बहुत बड़ा पद है। तो इस बारे में, महापौर के बारे में क्या आप विचार रखते हैं, हमारे चैनल के दर्शकों को बताएं। लोगों में बड़ी उत्सुकता है कि कब महापौर चुना जाएगा, कौन होगा महापौर, महिला होगी, जेंट्स होगा या कौन सी कैटेगरी का होगा। हालांकि इसकी लॉटरी निकल चुकी है, उसमें कोई दुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों में उत्सुकता बनी हुई है महापौर को लेकर, पद को लेकर। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी ऐसा है कि महापौर तो जो गवर्नमेंट के जो क्राइटेरिया बने हैं, वो महापौर तो ओपन जनरल कैटेगरी की महिला ही होने वाली है। दूसरे बाकी जो लोग सोच रहे हैं, कोई OBC वाला सोच रहा है, SC वाला सोच रहा है, हाँ जाहिर सी बात है, सभी लोग सोच रहे हैं। तो हर लोगों के मन के भीतर से खाली ख्याली पुलाव पकाना है, ख्याली पुलाव पकाने से कुछ होने वाला नहीं है। अभी गवर्नमेंट को अभी नॉमिनेट जो नगर सेवक नॉमिनेट किए जाते हैं, जिसकी जितनी संख्या है उसके आधार के भीतर से नॉमिनेट किए जाएंगे। जिस पार्टी के किसी के 2, किसी के 4, किसी का 1, इस तरीके जिसकी जितनी संख्या है जो चुन करके आए, उसके भीतर से उन्हें नॉमिनेट किए जाएंगे। नॉमिनेट करने के बाद में फिर जो संख्या बल बनेगा, वो लोगों के बैठ करके फिर हर पार्टी वहाँ पर रजिस्टर करेगी। वो ये बताएगा कि भाई मेरे साथ में 18 है, मेरे साथ में पार्षद हैं, मेरे साथ में 21 है, मेरे साथ में 5 है, मेरे साथ में 2 है। सब लोग अपना अपना उसके भीतर से चुनेंगे। जिसके सबसे ज़्यादा जो लोग रजिस्टर करेंगे कि मैं इसके साथ हूँ, मैं इसके साथ हूँ, लोग जो रजिस्टर करेंगे। तो क्या ये मतदान भी होगा क्या, कि किसके पक्ष में मतदान, किसके पक्ष में कितने लोग हैं समर्थन में, ये भी होगा क्या? मतदान होगा जी, जो कि बगैर मतदान के तो निश्चय होने वाला नहीं है। जी, मतदान होगा, वो लोग रजिस्टर करेंगे कि हम इस ग्रुप के साथ हैं, इस ग्रुप के साथ में नहीं है, हमारा क्या है, कैसा है, और वो लोग वहाँ पर बैठ कर के मतदान भी करेंगे। उस मतदान के भीतर से मेयर का भी चुनाव होगा, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का भी चुनाव होगा, इम्प्रूवमेंट कमेटी का भी होगा, एजुकेशन कमेटी का भी होगा, लीगल कमेटी का भी होगा। ऐसे जितने उनके भीतर से पर्यावरण से संबंधित है, ऐसे जितनी भी म्यूनिसिपल की कमेटीज है, उसका चुनाव होगा। और वहाँ पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन वो कौन बनेगा, क्योंकि कम से कम जिसके पास में 10% से ज़्यादा पार्षद होंगे वही लीडर ऑफ अपोजिशन बनता है। और जो महापौर का जो म्यूनिसिपैलिटी है, उसके भीतर एक कक्ष अलॉट होता है। एक तो अपना मेयर वगैरह के लिए तो अलग है, बाकी वहाँ पर जो लीडर ऑफ द हाउस जो कहलाता है, वो लीडर ऑफ द हाउस के लिए अलग उसके लिए सुविधा रहती है। और इसके साथ में जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो चुना जाएगा, उसके लिए अलग स्थान रहेगा, और बाकी लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था रहेगी, मगर उनके लिए कोई सेपरेट रूम की व्यवस्था नहीं रहती। जी,
कैसा लगता है आपको? एक अनुमान ऐसा भी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ज़्यादा पार्षद हैं तो उनके महापौर होंगे, और सिंधे के उनके बाद सेकंड नंबर सिंधे का आता है, सिंधे गुट का, तो उनका उप महापौर होगा। ऐसे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, उप महापौर के जैसे कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन पिछले दिनों में तो कई सालों से उप महापौर था। जैसे राजेश शर्मा जी उप महापौर बनाए गए थे, बाबूभाई भुवन जी उप महापौर बनाए गए थे, ऐसे कई लोगों को बनाया गया था। देखिए, ऐसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, मगर यह है कि अपने सुविधा के लिए आपस में राजनीति के लिए बोले भाई मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तू मेरे साथ में है, इसके लिए मैं डिप्टी मेयर बना देता हूँ, मैं आपको ये बना देता हूँ, वो बना देता हूँ। तो क्या आपस में जो रजिस्ट्री हो रही है उसकी वजह से शिंदे गुट और आपके ये जो है ये बीजेपी दोनों ने मिलकर के साथ में रजिस्ट्री करी है जी। हो सकता है कि एकोमोडेट करने के लिए, समझने के लिए कि इनको भी एक अपना पोस्ट दे दो। तो जो डिप्टी महापौर की जो पोस्ट है एक डेकोरेटिव पोस्ट है, अथॉरिटी वाली पोस्ट नहीं है कि मैं ऑर्डर करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। डेकोरेटिव पोस्ट है। आप डेकोरेटिव पोस्ट है, लोग कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप जाते हैं लोग आपको सम्मान करते हैं, वो बात अलग है। एक अथॉरिटी होना बात अलग है जी, और सम्मान होना बात अलग है। जी जी। तो ये थे डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल जी, जिन्हें आपने सुना देश के बारे में, राजनीति के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, कैसे उन्होंने अपनी बात रखी, राय रखी, अपनी ओपिनियन आपको साझा किया। और इस बजट का उद्योग और व्यापार विभाग पर क्या असर पड़ेगा, युवाओं के लिए, जो नवयुवक, जो लोग रोज़गार के लिए तलाश में हैं, सुशिक्षित बेरोजगार लोगों के बारे में उन्होंने बात की। फिर ये इस समय जो वर्तमान में एक ऊहापोह लगी हुई है और ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि महापौर कब चुना जाएगा, कौन बनेगा, हमारा बनेगा कि उसका बनेगा कि किसका बनेगा। राजनीतिक कार्यकर्ताओं में, नेताओं में भी ये हलचल है। ये सारी बातों का उन्होंने बड़ी बेबाक तरीके से खुलासा किया। आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ न्यूज़ चैनल पर। अब मैं दरख्वास्त करूँगा अपने छोटे भाई मोहम्मद मुकीम शेख जी से, जो इस चैनल के प्रधान संपादक हैं, वो यहाँ आ कर के क्लोज करें। मैं तो यूं ही एक पत्रकार के नाते गेस्ट के रूप में मैं यहाँ सम्मिलित हो गया। ठीक है, उनकी इजाज़त है कि मैं ही इसको क्लोज़ कर दूँ। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और अग्रवाल जी को ख़ास तरह से फॉलो कीजिए कि समय समय पर अपनी जो इतनी लंबी उम्र, जो मैं समझता हूँ कि 85 ईयर्स, 85 साल के होने जा रहे हैं, जो कितने हर क्षेत्र में एक बड़ी जानकारी है और आप तक पहुंचाने के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।